हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू एटीपी। बच्चों, हम बायोमोलिक्यूल की बात कर रहे हैं और अब तक हमने बायोमोलिक्यूल के इंट्रोडक्शन की बात की, एसिड एनालिसिस, एश एनालिसिस, सेलुलर पूल, मेटाबोलाइट्स, इन सब के बारे में बात करने के बाद हमने पहला बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी हम मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात कर चुके हैं और अब हम बात कर रहे हैं ओलिगोसैकेराइड। व्हाट इज द मीन ऑफ ओलिगो? बच्चों, ओलिगो वर्ड हमने पहले भी कई बार पढ़ा है, जैसे ओलिगोस्पर्मिया से लो स्पर्म काउंट, ओलिगोकीटा, अर्थवर्म ओलिगोकीटा क्लास से बिलोंग करता है एनिलिडा के, जिसके अंदर लेस सीटी प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारी जगह ओलिगोमेनोरिया। तो ओलिगो वर्ड का मतलब हमेशा होता है लेस। क्या होता है? लेस, कम। तो याद रखिए, ओलिगोसैकेराइड जो केवल 2 से 9 मोनोसैकेराइड मोनोमर से मिलकर बना हुआ होता है उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। हम पढ़ चुके हैं मोनोसैकेराइड जो है वो उसमें 3 to 7 कार्बन होते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ओलिगोसैकेराइड इज दे आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स। दे इंक्लूड ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, हेप्टा, और एक तो रह ही गया कौन? डाइसैकेराइड। तो इसके अंदर डाइसैकेराइड आता है, इसके अंदर ट्राइसैकेराइड आता है, इसमें टेट्रासैकेराइड आता है, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, बहुत सारे सैकेराइड्स आते हैं बच्चों। तो करीब 2 से 9 मोनोसैकेराइड मोनोमर से मिलकर बना हुआ होता है ओलिगोसैकेराइड। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डाइसैकेराइड की। मतलब एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए, लेकिन आपको बना हुआ तो मोनोसैकेराइड का ही होगा। ओलिगोसैकेराइड है, जैसे एक ओलिगोसैकेराइड है उसके अंदर हम बोले कि 9 एक ओलिगोसैकेराइड जिसके अंदर 9 मोनोमर हैं, तो सारे के सारे 9 मोनोमर मोनोसैकेराइड ही होंगे। कोई पॉलीसैकेराइड है जिसमें 1 लाख यूनिट से मिलकर बना हुआ है, तो वो सारी 1 लाख यूनिट मोनोसैकेराइड ही होगी। ऐसा नहीं आप बोलें कि सर ट्राइसैकेराइड और डाइसैकेराइड मिलकर पेंटासैकेराइड बना सकते हैं, बना सकते होंगे, लेकिन हमें ऐसा कोई बायोमोलिक्यूल नहीं मिला है जिसके अंदर ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता हो। हमें हमेशा जितने भी पॉलीसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड मिले हैं वो सारे मोनोसैकेराइड मोनोमर से ही मिलकर बने हुए हैं। तो बच्चों चलिए बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड्स की। डाइसैकेराइड जो 2 मोनोसैकेराइड मोनोमर से मिलकर बने हुए हो, तो दीज आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड, और यूजुअली वो मोनोसैकेराइड कौन से होते हैं? हेक्सोस मोनोसैकेराइड के बीच में। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अभी बनाते हैं थोड़ी देर में। एंड इट इज द फॉर्म बिटवीन कार्बन एटम 1 and 4 ऑफ नेबरिंग यूनिट 1 and 4 के बीच में बॉन्ड बनता है, और भी अलग अलग तरह के बन सकते हैं, अभी हम देखते हैं कैसे बनेंगे। वंस लिंक द मोनोसैकेराइड यूनिट आर कॉल्ड रेजिड्यूज, ठीक है। एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज इज फॉर्म फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। याद रखें, सुक्रोज बना हुआ होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को। और सुक्रोज के बारे में बात करें तो सुक्रोज इज ए स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन शुगर केन एंड शुगर बीट। यू नो दैट शुगर केन को बोला जाता है, शुगर केन को बोलते हैं सैकेरम ऑफिसिनेलिस, सैकेरम ऑफिसिनेलिस। और शुगर बीट जो वर्ड है उसके लिए, जिसको हम चुकंदर भी कहते हैं, शुगर केन गन्ना है, और शुगर बीट जिसको बोला जाता है बीटा वल्गैरिस। शुगर बीट is called beta vulgaris. So beta vulgaris is also called sugar beet, and and botanical name of sugar cane is Saccharum officinalis. And in sugar cane and sugar beet, sucrose is a storage product. ठीक है। एंड याद रखें, लैक्टोज भी एक तरह का डाइसैकेराइड है। Then you know that lactose is a milk sugar, but in lactose याद रखें फाउंड इन ह्यूमन मिल्क एंड काउ मिल्क के अंदर मिलता है, और लैक्टोज इज फॉर्म बाय ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। एंड माल्टोज इज ए माल्ट शुगर इज फॉर्म बाय 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से बनता है माल्टोज ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ स्टार्ची सीड्स। तो सीड्स के स्टार्ची सीड के जर्मिनेशन का जब प्रोसेस होता है तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन माल्टोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये डाइसैकेराइड के मैंने कुल मिला के आपको एग्जाम्पल बताए। तो माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, ऐसे डाइसैकेराइड जो रिड्यूसिंग है, जो Cu+2 को Cu+ में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज क्या है? एक तरह का नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मैं पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप एक माल्टोज को देखिए, ए डाइसैकेराइड मेड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अल्फा ग्लूकोज से बना हुआ ये जो दिख रहा है, ये डायग्राम है सीधा सीधा माल्टोज का। माल्टोज को देखिए, माल्टोज में हम पहले भी बना चुके हैं बच्चों, ये रहा ग्लूकोज, ठीक है। इस ग्लूकोज को अगर हम बनाए रिंग फॉर्म में तो ये अल्फा ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप की पोजीशन नीचे। ये रहा एक दूसरा अल्फा ग्लूकोज, फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप की पोजीशन नीचे। देखिए मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ एक बार आपके इजी होने के लिए। 1 2 3
4, 5 और 6, ठीक है, 6 कार्बन, इसकी नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने बनाया है, जिस तरह से आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो इस बॉन्ड जो बन रहा है, यहाँ पर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बन रहा है, जो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का रिजल्ट है, ये बॉन्ड बन रहा है किस किस के बीच में? ये बॉन्ड बन रहा है इस अल्फा ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन और इस अल्फा ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के बीच में। इस तरह के ईथर बॉन्ड को, ये बॉन्ड जो है वो किस वैरायटी का है? ये पहली बात तो ये डायग्राम जिसका बनाया जा रहा है वो डायग्राम का नाम यहाँ लिखना चाहिए। ये डायग्राम है माल्टोज का, और माल्टोज में जो अल्फा दोनों अल्फा 1, 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और याद रखें ये माल्टोज का जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो एक तरह का ईथर बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? ईथर बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज ए ईथर बॉन्ड, एक तरह का ईथर बॉन्ड टाइप है, ठीक है। तो आपको यहां पर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिख गई, ठीक है। अब आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देख सकते हैं अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज। तो इसका मतलब सीधा सीधा एक बात तो क्लियर होती है कि ये भाई सुक्रोज है। क्या है ये? सुक्रोज है। तो सुक्रोज में अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। समझते हैं बच्चों, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसी होगी? सबसे पहले तो ये रहा ग्लूकोज और ये रहा फ्रक्टोज। और आपके लिए एक बार नंबरिंग कर देते हैं बच्चों। यहां पर देखिए इस कार्बन से 1, 2, 3, 4, 5, 6 अल्फा ग्लूकोज। ऐसा ही अल्फा ग्लूकोज सेम है। फ्रक्टोज में हम नंबरिंग कहां से करेंगे? ये रहा एल्डिहाइड, ये रहा फर्स्ट कार्बन बीटा है तो OH ग्रुप की पोजीशन नीचे होगी, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, सही बात है बच्चों, ठीक है, एंड 6 कार्बन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज, तो बॉन्ड देखिए कहाँ बन रहा है। बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन सेकंड कार्बन ऑफ फ्रक्टोज एंड फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज। तो इसको बोलेगा अल्फा 1 बीटा 2, लेकिन कॉमनली ऐसे बोल देते हैं अल्फा 1, 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और है तो ये भी कौन सा बॉन्ड है? तो ये भी ईथर बॉन्ड ही तो होगा, तो हमेशा ईथर बॉन्ड। तो अगर आपको सीधा सीधा बनाया गया ईथर बॉन्ड। अब मैं आपको एक बात बताता हूं बच्चों, ऑल मोनोसैकेराइड्स, ऑल ओलिगोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी मोनोसैकेराइड हैं, ओलिगोसैकेराइड हैं, वो सारे कैसी शुगर होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। सभी रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि ये सभी Cu+2 को, Cu+2 जो होता है ब्लू कलर का होता है, उस Cu+2 को ये सारे के सारे कन्वर्ट कर देते हैं Cu+ में, जो होता है रेड कलर का। तो Cu+2 को Cu+ में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन? ये कौन जितने भी मोनोसैकेराइड है, इवन ये माल्टोज और लैक्टोज जैसे डाइसैकेराइड है वो भी कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि Cu+2 को Cu+ में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन सुक्रोज ऐसा नहीं करता। तो बात आती है ऐसा क्यों? क्योंकि माल्टोज में देखो, माल्टोज में जब ये बॉन्ड बना तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन में ये फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड वाला कार्बन है, तो ये कार्बन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया, लेकिन ये वाला एल्डिहाइड तो बचा है। तो याद रखें कि Cu+2 को Cu+ में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए फ्री एल्डिहाइड या कीटोन की रिक्वायरमेंट होगी। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होने की वजह से माल्टोज जो है वो Cu+2 को Cu+ में कन्वर्ट कर देता है। बट इन केस ऑफ सुक्रोज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बनता है किस किस के बीच में बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोज ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज। एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में ग्रुप बन गया, तो क्या फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप बचा? अगर नहीं बचा तो ये बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट भी नहीं देता। दिस इज कॉल्ड बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट। तो ये बेनेडिक्ट या फेलिंग टेस्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता? बात समझ में आ गई। क्योंकि याद रखें कि कभी ये Cu+2 को Cu+ में कन्वर्ट करता है, लेकिन जो नहीं करता तो वो बेनेडिक्ट या फेलिंग टेस्ट नहीं देता, क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। एंड दिस बेनेडिक्ट टेस्ट जो है, टेस्ट को यूज किया जाता है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस को पता करने के लिए हम बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं।
बेनेडिक्ट टेस्ट को करते हुए हम यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस को पता करते हैं। अगर किसी पर्सन की यूरिन में ग्लूकोज है तो आप उसमें Cu+2 डाल दीजिए। अगर शुगर है, ग्लूकोज है, Cu+2 डाला आपने जो ब्लू कलर का है, तो वो कैसे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड कलर में। अगर रेड कलर में कन्वर्ट हो गया तो सीधा सीधी बात आ जाएगी कि उसमें शुगर होगी। दिस इज द बेसिस ऑफ बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट। तो ऑल मोनोसैकेराइड ऑलिगोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज कैसी है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि वो Cu+2 को Cu+ में कन्वर्ट नहीं करती, क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। बात समझ में आई बच्चों सभी को? चलिए बच्चों और बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्राइसैकेराइड की, टेट्रासैकेराइड की, और भी कुछ बात करते हैं। ट्राइसैकेराइड पे आते हैं। शुगर कंपोज्ड ऑफ 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। अगर 3 मोनोसैकेराइड से बनाया तो बोलेंगे ट्राइसैकेराइड, जैसे रैफिनोज एंड रैपिनोज जो कॉमन ट्राइसैकेराइड जो फाउंड इन प्लांट्स, जो हमें मिलता है ब्रोकली में, कोलराबी में, इस तरह की वेजिटेबल्स में देखने को मिलता है रैफिनोज। अपन हाइड्रोलाइज इट यील्ड 1 मॉलिक्यूल ईच ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो 3 यूनिट कौन कौन सी? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज से मिलकर बनाया रैफिनोज। इसके अलावा टेट्रासैकेराइड की बात करें तो एग्जांपल आता है स्टैकियोज, ठीक है। और उसके ऊपर लार्जर ऑलिगोसैकेराइड आर अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन एंड एनेबल टू सेल टू सेल रिकॉग्निशन ड्यू टू देयर प्रेजेंस। तो याद रखें, सेल टू सेल रिकॉग्निशन का जो प्रोसेस होता है वो ऑलिगोसैकेराइड की हेल्प से होता है। और ये लार्जर ऑलिगोसैकेराइड मतलब टेट्रा, हेजा, हेप्टा, ये जैसे नाम है ना, लार्जर ऑलिगोसैकेराइड्स, ये सारे ऑलिगोसैकेराइड सेल मेम्ब्रेन पर होते हैं एंड सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। ये आपको सेल में बताया जाएगा बॉटनी वाले पोर्शन में इस प्रोसेस को। तो सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करते हैं बच्चों? लार्जर ऑलिगोसैकेराइड। तो ट्राई तक तो बात बताइए आपको, इसके लार्जर वाले। एंड दे ऑल्सो टेक पार्ट इन एंटीजन स्पेसिफिसिटी। तो एंटीजन स्पेसिफिसिटी में भी याद रखें ये ऑलिगोसैकेराइड्स ही हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलीसैकेराइड की, पॉलीसैकेराइड की आज बात करते हैं बच्चों। दीज आर पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड एंड आर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड लीनियर मॉलिक्यूल चेन्स। याद रखें मोनोसैकेराइड के पॉलीमर है तो हम बोल सकते हैं कि मोर देन 10, 2 से 9 तक तो क्या थे? 2 से 9 तक तो मोनोसैकेराइड ऑलिगोसैकेराइड थे। तो मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स। अगर 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड अगर आपस में मिल जाए तो बन जाएगा क्या? पॉलीसैकेराइड, ठीक है। और ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। दे आर सो इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट एंड आर कंसिडर्ड टू बी नॉन शुगर। इन्हें नॉन शुगर बोलते हैं, मतलब नॉन स्वीट शुगर ज़्यादा सही बोलेंगे। इनके लिए एक वर्ड और यूज सकते हैं, नॉन शुगर, या हम ज़्यादा अच्छा वर्ड क्या बोले? नॉन शुगर ना, क्या बोले? नॉन स्वीट शुगर। ये है नॉन स्वीट, ये मीठे नहीं होते, नॉन स्वीट शुगर है, ठीक है। इसके अलावा स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पैक्टिन, हेमिसेलुलोज, इन्यूलिन, ये सारे पॉलीसैकेराइड हैं। एंड बॉडी सेल्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज पॉलीसैकेराइड सिंस दीज आर इजी टू स्टोर। याद रखें हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को एज ए पॉलीसैकेराइड स्टोर करती है। जैसे आप सभी ने सुना होगा कि एनिमल्स का स्टोर फूड ग्लाइकोजन है, प्लांट्स का स्टोर फूड स्टार्च है। तो ऐसा क्यों नहीं कि ग्लूकोज को स्टोर कर लिया जाए? क्योंकि इन्हें ईजीली स्टोर किया जा सकता है एंड कैन बी ईजिली कन्वर्टेड बैक इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट अपॉन हाइड्रोलाइसिस। तो ईजिली स्टोर भी किया जा सकता है और ईजिली इनको हाइड्रोलाइसिस भी किया जा सकता है। And these are in more condensed form, they have highly molecular weight, these cannot pass through this plasma membrane, ठीक है। तो अगर मोर कंडेंस फॉर्म में होते हैं तो हाई मॉलिकुलर वेट होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड की। मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि ये केमिकली भी अगर हम बात करें क्यों स्टोर किया जाता है, क्योंकि ग्लाइकोजन और स्टोरेज केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं। केमिकली क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिव। और ऑस्मोटिकली भी इनएक्टिव होते हैं। ऑस्मोटिकली भी क्या होंगे? इनएक्टिव। तो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव हैं कौन? ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। और केमिकली नॉन रिएक्टिव हैं, इसलिए भी ग्लाइकोजन और स्टार्च की फॉर्म में ही फूड स्टोर किया जाता है, क्योंकि वो केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं और ऑस्मोटिकली क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड। 2 तरह के पॉलीसैकेराइड होते हैं बच्चों, एक होते हैं होमोपॉलीसैकेराइड, एक होते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड। बात करते हैं बच्चों बहुत सारे हेट्रो और होमोपॉलीसैकेराइड की।
कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड मोनोमर, जो केवल एक जैसे मोनोसेक्राइड से मिलकर बने हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, उनको हम बोल देते हैं होमोपॉलीसेक्राइड। जो डिफरेंट डिफरेंट मोनोसेक्राइड से मिलकर बने हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, एक एग्जांपल इधर से कट करना चाहिए, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एक तरह के, मतलब जितने भी, चाहे 1,00,000 की यूनिट क्यों ना हो, लेकिन सारी की सारी एक जैसी हो, जैसे ग्लूकोज हो या सारी फ्रक्टोज हो या सारी गैलेक्टोज हो, एक जैसी यूनिट हो, तो बोलेंगे कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड मोनोमर। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, फ्रक्टेन, जाइलिन, अरेबेन, गैलेक्टेन और काइटिन भी आएगा बच्चों। यहाँ पर काइटिन भी होमोपॉलीसेक्राइड है, जबकि हेट्रोपॉलीसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन मोनोसेक्राइड मोनोमर, एक से ज़्यादा मोनोसेक्राइड मोनोमर्स होते हैं। और इसमें आता है एगार, एरेबेनोगैलेक्टोन, है ना, एरेबेनोगैलेक्टन्स, एरेबेनोजाइलेंस। ठीक है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं पॉलीसेक्राइड जो स्टोरेज हैं, जो मैंने अभी बता दिया, इसको अलग तरह से क्लासिफिकेशन लें तो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, कुछ स्ट्रक्चरल है जैसे काइटिन एंड सेलुलोज, और कुछ म्यूकोपॉलीसेक्राइड होते हैं जैसे केराटिन सल्फेट, कॉन्ड्रिटिन सल्फेट, हाइलुरोनिक एसिड, एगार, एल्जिनिक एसिड, ठीक है, और सेराजगिनिन, ठीक है, एंड हेपेरिन। ये सारे ऐसे हैं कुछ जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड होते हैं। तो बच्चों, मैं होमो और हेट्रो से ज़्यादा अच्छा आपको बताता हूँ कि स्टोरेज, स्ट्रक्चरल और म्यूकोपॉलीसेक्राइड वाली वैरायटी से चलते हैं। एक बार तो आपको बता दिया, जो एक जैसे मोनोसेक्राइड मोनोमर से बने हैं वो होमो, जो डिफरेंट डिफरेंट मोनोसेक्राइड मोनोमर से बने हैं वो हेट्रो। चलिए स्टोरेज पॉलीसेक्राइड की बात करते हैं, और फूड स्टोरेज पॉलीसेक्राइड में हम बात कर लेते हैं स्टार्च, इन सब के बारे में। स्टार्च इज फाउंड, अभी जो पहले लिखा था वही बात लिखी होगी बच्चों। स्टार्च इज फाउंड एबंडेंटली इन राइस, wheat and other cereal grains, legume, potato, टोपियाका एंड बनाना, इन सब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन सभी तरह के फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं स्टार्च। प्लांट्स का स्टोर फूड है स्टार्च। इट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड सर्व एज एन एनर्जी स्टोरिंग मटेरियल। और सिंपल बातें बच्चों, ये लाइन पढ़ने के साथ ही क्लियर हो रही होंगी। ग्लाइकोजन फाउंड इन लिवर मसल्स स्टोर एनर्जी इन मैमल्स, एंड स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड हैज़ टू एडवांटेजेस। ठीक है, स्टोर करता है, स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड हैज़ टू एडवांटेजेस। उसके दो एडवांटेज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में अगर एनर्जी को स्टोर किया जाए, तो पॉलीसेकेराइड को स्टोर किया जाए, तो ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन मैनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर रिमूव फ्रॉम मोनोसेकेराइड। तो अगर बहुत सारे, अगर दो मोनोसेकेराइड मिले तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। तो अगर जैसे 10,000 जुड़े, 20,000 जुड़े, 30,000 जुड़े, तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे? बहुत सारे। ठीक है, और तो इसलिए उनको स्टोर ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए एक एक की बात करते हैं, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टार्च से। स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड इनुलिन आर रिजर्व फूड मटेरियल। तो बात कर लेते हैं स्टार्च की। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, एंड इट इज द मेजर रिजर्व फूड इन प्लांट्स। स्टार्च के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एमाइलोज जो होता है अनब्रांच्ड, एंड एमाइलोपेक्टिन जो होता है ब्रांच्ड। याद रखें, एमाइलोज जो होता है उसमें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में, एमाइलोपेक्टिन में 2000 टू 2 लाख, 2000 से 2 लाख अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं जो स्ट्रेट चेन में होते हैं और शो ब्रांचिंग, एंड ब्रांचिंग पॉइंट पर अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको ये बात समझाता हूँ आगे, लेकिन अभी आप केवल याद रखें कि एमाइलोपेक्टिन में 2000 से 2 लाख अल्फा ग्लूकोज यूनिट होते हैं और वो ब्रांच्ड होता है। और याद रखें, हर 25 ग्लूकोज पॉइंट पे ब्रांच निकलती है, और ब्रांचिंग पॉइंट पे 16 लिंकेज होती है। कौन सी लिंकेज होती है? 16। जबकि एमाइलोज जो है वो, अगर हम बात करें, उसमें अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, और इट इज़ ए स्ट्रेट चेन, मतलब जिसमें 200 से 1000 ग्लूकोज होते हैं, और जो अनब्रांच्ड होता है। एंड स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ईच टर्न हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, आप समझ गए होंगे, इस तरह की स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ईच टर्न कंसिस्ट ऑफ 6 ग्लूकोज यूनिट। हर एक टर्न के अंदर 6 ग्लूकोज होते हैं। तो ये स्टार्च की हमने बात की। तो स्टार्च इज फॉर्म बाय टू कंपोनेंट्स, एमाइलोपेक्टिन एंड एमाइलोज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोजन, जो स्टोर फूड है एनिमल्स का। ग्लाइकोजन इज द एनिमल इक्विवेलेंट ऑफ स्टार्च, मैनी फंगाई ऑल्सो स्टोर इट। फंगस का भी स्टोर फूड ग्लाइकोजन होता है, एंड ग्लाइकोजन टर्न रेड वॉयलेट विद आयोडीन। ठीक है, आयोडीन के साथ रेड वॉयलेट कलर देता है। इट कंसिस्ट ऑफ 30,000 ग्लूकोज यूनिट, 30,000, ये 2 लाख तक का बना था, ये 30,000 अल्फा ग्लूकोज यूनिट का बना है। और अनब्रांच्ड अगर हम बात करें, ये ब्रांच्ड है,
कैसा है, ब्रांच्ड है और मच मोर ब्रांच देन स्टार्च, स्टार्च के कंपैरिजन में ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं। एंड ब्रांचिंग पॉइंट पर यहाँ पर भी 1/6 थी, यहाँ पर भी क्या होगी 1/6 लिंकेज, ठीक है। और हर 10 से 14 ग्लूकोज के बाद एक ब्रांच निकलेगी। एक बात और करते हैं, इस बात को करने से पहले मैं आपको एक बार इस डायग्राम को बताना चाहता हूँ और ब्रांचिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्या कंसेप्ट है। समझिए, ये एक ग्लाइकोजन का डायग्राम बनाया गया है। इस ग्लाइकोजन में आपको ये लीनियर फॉर्म दिख रही है। अगर ये लीनियर फॉर्म दिख रही है तो आपको हर जगह यहाँ ऑक्सीजन आना चाहिए बच्चों, ठीक है। हर जगह आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिख रहा है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर हर जगह ये वाली जगह जो है, इस जगह आपको 1/4 लिंकेज दिख रही है। ये रही अल्फा 1/4 लिंकेज, ये भी 1/4 लिंकेज, यहाँ पर भी 1/4 लिंकेज, यहाँ पर भी 1/4 लिंकेज। लेकिन ये जो दिख रही है ये लिंकेज कौन सी है, ये भी 1/4 है। लेकिन ये जो बॉन्ड बन रहा है, आप इस पे नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन है और इसका कौन सा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन। तो ये जो लिंकेज दिख रही है यहाँ पर, ये तो 1/6 लिंकेज है। इसका मतलब ब्रांचिंग पॉइंट पर जहां से ये रहा सीधा, अगर मैं इसको बोलूं इस तरह से है और इसकी ये ब्रांच निकल गई, तो ब्रांचिंग पॉइंट पर कौन सी लिंकेज होती है, 1/6 लिंकेज प्रेजेंट होती है। 1 इसका फर्स्ट कार्बन, इसका कौन सा कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, 6, अल्फा 1/6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगी एट ओनली ब्रांचिंग पॉइंट। इसके अलावा वापस आगे से सीधा हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगी। इसमें देखिए सब में क्या है 1/4। क्लियर होती है बात। तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा ग्लाइकोजन में। इन्यूलिन की बात करते हैं बच्चों। इन्यूलिन भी एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। इट इज एन अनयूजुअल पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का पॉलीमर है। और याद रखें, स्टोर पार्टिकुलरली इन रूट्स एंड ट्यूबर्स ऑफ फैमिली कंपोजिटी, फैमिली के डहेलिया के ट्यूबर्स में मिलता है एंड आर्टिचॉक में भी मिलता है। याद रखना, आर्टिचॉक एंड डहेलिया ये दो ऐसे हैं, अगर हम बोल सकते हैं प्लांट्स, जिनके रूट्स एंड ट्यूबर्स में हमें देखने को मिलता है इन्यूलिन। तो इन्यूलिन इज ए स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड भी मैं बोल सकता हूँ। इन्यूलिन क्या है, स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, सबसे छोटा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो है उसका नाम है इन्यूलिन। और स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन्यूलिन जो होता है वो डहेलिया और आर्टिचॉक के रूट्स एंड ट्यूबर्स में मिलता है, जो कंपोजिटी फैमिली में आते हैं, ठीक है। और इन्यूलिन के बाद में एक बात और बोलना चाहेंगे, कैन नॉट मेटाबोलाइज इन बॉडी, कैन नॉट मेटाबोलाइज इन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ये मेटाबोलाइज नहीं होता, कैन नॉट मेटाबोलाइज इन बॉडी, ठीक है। एंड यूज्ड फॉर GFR मेजरमेंट, समझिएगा बच्चों, GFR मेजरमेंट। GFR को पता करने के लिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को पता करने के लिए इसे इन्यूलिन को यूज़ किया जाता है। ये बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता। सबसे छोटा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च और ग्लाइकोजन बड़े स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, स्मॉलेस्ट है, जो डहेलिया और आर्टिचॉक की रूट्स में और ट्यूबर्स में मिलता है। GFR बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता और GFR को पता करने में यूज़ करते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को पता करने में काम में लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसे GFR को पता करने में काम में लिया जाता है तो कैसे, भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी पर्सन को 10 ग्राम इन्यूलिन खिला दिया जाए तो वो इन्यूलिन तो उसकी बॉडी में मेटाबोलाइज होगा ही नहीं। इफ वी गिव अप्रॉक्स 10 ग्राम इन्यूलिन टू ए पर्सन इन ए डाइट, तो 100% इन्यूलिन और 10 ग्राम इन्यूलिन कम्स आउट विद यूरिन, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा यूरिन में बाहर आ जाएगा इन्यूलिन। अगर पूरा यूरिन बाहर आ जाएगा, आना भी चाहिए क्योंकि बॉडी में जो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा वो तो निकलेगा ही। लेकिन अगर नहीं निकल पाया तो इसका मतलब किडनी में प्रॉब्लम है। GFR मेजरमेंट हो गया। GFR मेजरमेंट में अगर इन्यूलिन बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए ना, क्योंकि वो तो बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता, तो किडनी फंक्शन टेस्ट को पता करने में, किडनी फंक्शन टेस्ट में या GFR को पता करने में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को पता करने में यूज़ किया जाता है इस इन्यूलिन को। याद रखेंगे इस बात को, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए ठीक है, तो अब हमने क्या क्या बात कर ली है, हमने पूरी बात इस लेक्चर में नहीं हो पाएगी, बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट में ऑलिगोसैकेराइड स्टार्ट किया। पहले हम मोनोसैकेराइड कंप्लीट कर चुके थे। ऑलिगोसैकेराइड में हमने डाइसैकेराइड में हमने डाइसैकेराइड में बात की है, लैक्टोज के बारे में बात करनी थी, सुक्रोज के बारे में, माल्टोज, ट्री हेलोज भी आता है बच्चों डाइसैकेराइड में ही, और रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर का कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया गया। ये स्ट्रक्चर बॉन्ड कैसे बनते हैं, उनकी नेमिंग कैसे की गई है, ये आपको बताया गया। ट्राइसैकेराइड बताया गया, हायर ऑलिगोसैकेराइड के बारे में बात की। पॉलीसैकेराइड में हमने होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड की बात की, और उसमें भी हमें स्टोरेज,
स्ट्रक्चरल एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की बात करनी है, जिसमें से स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में हमने पहले बात की है स्टार्च के एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बारे में समझने के बाद हमने ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर में ये ब्रांच क्या होता है और ब्रांचिंग पॉइंट पे 1,6 लिंकेज को आपको एक्सप्लेन किया गया। और उसके बाद आपको एक और स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो फ्रक्टोज यूनिट से मिलकर बना हुआ है उसकी बात की, जो है इन्यूलिन। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि इन्यूलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ग्लूकोज, मैन्नोज और राइबोज। अभी तो क्वेश्चन किया है बच्चों। इन्यूलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, इन्यूलिन इज ए अनयूजुअल पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ। प्लांट सेल वॉल इज फॉर्म बाय सेलुलोज, सेल वॉल इज फॉर्म बाय हेमीसेलुलोज। ठीक है, तो याद रखें प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ होमोपॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, हेट्रोपॉलीमर ऑफ ग्लाइकोजन, होमोपॉलीमर ऑफ ग्लाइकोजन या होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। याद रखें होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इसका आंसर जाना चाहिए बच्चों। क्यों? क्योंकि सेल वॉल तो मेनली बनी हुई है, किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की, और सेलुलोज इज फॉर्म बाय 6000 बीटा ग्लूकोज यूनिट। तो सारे के सारे ग्लूकोज से बना हुआ होता है, तो होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ज़्यादा अच्छा याद रखें, बीटा ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है सेलुलोज। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके बारे में और। ठीक है, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि as starch is related to plant body, which of the following properties is related to animal body? बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों। आंसर मतलब जैसे स्टार्च प्लांट्स का स्टोर फूड है, वैसे ही एनिमल्स का स्टोर फूड है ग्लाइकोजन। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। वो क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकली मॉडिफाइड शुगर। जो केमिकली मॉडिफाइड शुगर नहीं है, तो भाई ग्लूकोज एमीन तो मॉडिफाइड है, क्योंकि ग्लूकोज का एमीन बन जाता है तो क्या बन जाता है? ग्लूकोज एमीन। ठीक है, गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड, गैलेक्टोज का एसिड बन जाता है तो बनता है गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड। ठीक है, और एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, ये भी क्या बन गया? एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमीन, गैलेक्टोज का एमीन बन गया, और नाइट्रोजन भी आ गया। लेकिन डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, याद रखें फुल फॉर्म होती है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि एक तरह का ट्रायोज है। तो याद रखें C3H6O3 है, जो कि एक तरह का एसीटोन, मतलब कैसी है? कीटोस शुगर है। तो ये एक तरह का कीटोस शुगर है, ये एक तरह का मॉडिफाइड, केमिकली मॉडिफाइड शुगर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट के ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के कुछ पोर्शन की बात की है। अभी हमें और बात करनी है इस बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड की। आज हमने स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन और इन्यूलिन की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में सेलुलोज की बात करेंगे और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की भी बात करेंगे, जिसमें हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स की बात करेंगे बहुत सारे। तो आज के लेक्चर के बारे में आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लेकर आते हैं। तब तक ATP के वीडियोज़ देखते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।